आप गायक बनाए पवन सिंह को, आप हीरो बनाए पवन सिंह को, आप नेता कब बना रहे हैं? क्या प्लानिंग है? सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कौन से पार्टी से बना रहे हैं? बीजेपी से, जदयू से? आदमी अपनी काबिलियत से अपना मकाम बनाता है, सहयोग बहुत लोगों का हो सकता है। कौन सा सीट पवन सिंह के लिए? देखिए, आरा, सारण, पहले तो एक बात बताए, मुझे इधर एक चंपारण, दंश झेलना पड़ रहा है। या वो बंगाल का जो आसनसोल है वो, या जहाँ पे पवन सिंह पैदा हुए हैं हावड़ा में 6 साल तक वहाँ पे रहे हैं वो, या बिहार का जो किशनगंज सीट है जो सबसे टफ है बीजेपी के लिए, वो कौन सा सीट? 2019 में उनको आसनसोल से लड़ाने का भी बात हुआ, जैसा पवन सिंह ने कहा, अब मैं भी जानता हूँ। हावड़ा जी। उसके बाद से पवन सिंह माता पिताजी पूरे परिवार में कह हावड़ा दिए, से लड़ाने की बात हुई थी। हाँ, लेकिन पता चला बाद में टिकट नहीं आए, टीवी देखते रह गए पवन सिंह। उनकी माँ को बहुत बुरा लगा। उनकी माँ ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अब पवन सिंह इस धरती पर अगर सबसे ज़्यादा किसी को मानते हैं तो उनकी माँ है। इस बार बेटा जो है आर पार के मूड में है, एकदम आर पार के मूड में। बोला कि मुझे बीजेपी अगर टिकट देती है तो स्वागत है, मुझे मेरे घर में मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं किसी भी सीट से। नीतीश कुमार जी मन बना लिए हैं पवन सिंह को जो है चुनाव लड़ाने का। पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार जी उनको टिकट दे दे, ऐसा मुझे उनकी बातचीत से लगा। किसने मिलाया उनको? नहीं, उनको पवन सिंह जी को फोन नीतीश कुमार आया। जी से? मैं पवन सिंह एक ही गाड़ी में थे, हम गए। कहाँ से फोन आया? पवन सिंह एक बात कहते हैं कि मैं अगर सांसद बनूंगा तो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा उन वृद्ध माता पिता पे होगा जिनके पुत्र और पुत्रवधू ने घर से निकाल दिया। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कब करने वाले हैं? बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है जी। आप लोगों की सरकार आ गई है, कंट्रोल होगा? जब नीतीश जी और आपकी सरकार थी तब भी आप शराबबंदी पे सवाल उठाए थे। जब नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार बनी उस समय भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उस समय भी सवाल उठाए थे। और फिर नीतीश जी बीजेपी की सरकार बन गई, इस समय भी सवाल उठा रहे हैं। आपको एक बात शराब चालू कर देना चाहिए। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में ले अइले बाड़े। आधुनिक भोजपुरी फिल्मों के भीष्म पितामह और कहा जाता है कि जावेद अख्तर से भी ज़्यादा गाना लिखने वाले और वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के सदस्य और चंपारण से सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले विनय बिहारी अभी हमारे साथ हैं और हम लोग बिहार निवास में हैं। और यहाँ पे दो उप मुख्यमंत्री नीचे बैठे हुए थे, अभी वो लोग निकल गए हैं। पहला सवाल इनसे यही होगा कि कौन सा मंत्री बनने वाले हैं आप? बाबू, सबसे पहले आपकी जो लड़ाई है, जिस लड़ाई में आप मतलब फंसे बाहर आए, सबसे पहले आपको दिल से आशीर्वाद, बड़ा भाई कहते हैं। और मुझे भी गर्व होता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको पूरा देश सम्मान की नज़र से देखता है, वह व्यक्ति हमें बड़ा भाई कहता है, तो अपने पे गुरूर आ जाता है जब आप मुझे अपना कहते हैं। तो आपके माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उन तमाम दर्शक बंधुओं बांधवों और भाई बहनों माताओं को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज हम दोनों भाइयों का मिलन जो है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कब करने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ। और यहाँ एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता। भले हमारी शुरुआत निर्दल विधायक के रूप में हुई हो, लेकिन 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए और जनता के आशीर्वाद से यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे वाल्मीकि नगर में 6 विधानसभा सीट है और 6 विधानसभा सीट में अभी गठबंधन के हिसाब से कहें तो 5 सीटें गठबंधन में हैं, माने हमारे गठबंधन में है, और 1 सीट जो है महागठबंधन में है। वीरेंद्र गुप्ता जी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, सिक्टा,
और जो 5 सीटें हैं उसमें एक सीट रिंकू बाबू हैं जो जदयू से हैं। अब बीजेपी की बात करें हम तो 4 विधायक हम लोग हैं और 6 सीट होने की वजह से 4 जो विधायक हैं उसमें सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने वाली महिला हैं पद्मश्री भागीरथी जी, और दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ 3 बार, रश्मि वर्मा जी हैं 2 बार, और 1 बार राम सिंह जी प्रथम बार, पहली बार बगहा से विधायक अभी हैं। भागीरथी जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हाँ, है। उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो हिंदी पढ़ लिख नहीं पाती है, ये बात सत्य है। तो मंत्रिमंडल में रहते हुए मंत्री को विधानसभा के अंदर प्रश्नों का जवाब देना होता है। अब बात जब नीचे आती है तो सबसे सीनियर आप हैं। तो सबसे सीनियर हम हैं। हाँ, और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं आप। और मंत्री भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है मुझे जातिगत कोटे में भी नहीं तो क्या मैं विधायक जी के बगल में बैठा हूँ या मंत्री जी के बगल में बैठा हूँ? नहीं, अभी आप अपने भाई के बगल में बैठे हैं। घुमा फिरा के। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, मैं विधायक रहूं न रहूं, मंत्री बनूं न बनूं, आपका भाई तो हूं। इतने ज्यादा वोट से आप चुनाव जीते वहां पे, कैसे, क्या किया था आपने यूनिक और लोगों से क्या अलग किया? देखिए, मैं ठगता नहीं हूं और मैं कभी भी, मैंने अनेकों विधायकों को देखा है, ये बात सत्य है, हालांकि बहुत सारे कुछ होंगे जिनको मैं नहीं देखा हूँ। सबसे सिंपल कुर्ता पैजामा और सबसे सिंपल चप्पल और सबसे सिंपल गाड़ी, हाँ वो आपका है जी। क्या इसका डुअल राज तो नहीं है कि सिंपल दिखाना है? और नहीं ऐसा मैं नहीं। आपको एक बात बता दूं, मैं देशभक्त हूँ, समाज भक्त हूँ, और इसका प्रमाण पत्र मुझे किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मालूम है, मैं 22,000 गाने लिख चुका हूँ, इसमें 10,000 सुपर भजन है। मुझे मालूम है कि जब कुछ ले के नहीं जाना है तो कुछ दे के। 22,000 गाना जी, 22,000 जी। जिस दिन भोजपुरी भाषा की सूची में शामिल होगी, मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। रीजनल लैंग्वेज में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो विनय बिहारी के आसपास भी हो। अरे बाप रे बाप। पवन सिंह को आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए हैं जी। ये भोजपुरी में सब किसी को पता है। जैसा कि आपने बोला था कि वो आए थे एक जींस पहन के आपके पास, ये पिछले मिला था। हाँ, पिछले इंटरव्यू में आपने बोला था। जी। आप गायक बनाए पवन सिंह को, आप हीरो बनाए पवन सिंह को, आप नेता कब बना रहे हैं? क्या प्लानिंग है? सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कौन से पार्टी से बना रहे हैं? बीजेपी से, जदयू से? देखिए, एक चीज बता रहा हूँ, उसका नाम है पवन। पवन मतलब होता है हवा। हवा को महसूस कर सकते, हवा को पकड़ नहीं सकते। तो नाम का चरितार्थ भी उसका जीवन है। पवन सिंह को गायक बनाने में सिर्फ मेरा हाथ नहीं, सिर्फ उनका टैलेंट भी है नहीं, उनका टैलेंट भी है। उनके चाचा हैं अजीत सिंह जी, उनके बगैर पवन सिंह की जीवनी लिखी नहीं जा सकती। हाँ, सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान हमारा रहा है। पवन सिंह की वजह से मेरे बहुत सारे जो मित्र पुराने थे फिल्मों में, वो लोग की नाराजगी मुझे झेलनी पड़ी है। नाराज रहे, मैं अपनी बुद्धि से उनके साथ काम किया, लेकिन नाराजगी दिखती थी कि विनय बिहारी जो हैं सिर्फ पवन सिंह के लिए अच्छा गाने लिखते हैं। अच्छे गाने जो है दूसरों के लिए नहीं लिखते। फील्डिंग जो है पवन सिंह के लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। ये तो दिख रहा है भाई। हाँ, आप तो फील्डिंग कर रहे हैं। आप जो है एक एक दिन में जो है उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से सबसे मिला दिए, तो लोग तो कहेगा कि आप फील्डिंग करते हैं। देखिए, आप किसी के सहारे हो सकते हैं, आप किसी की तकदीर नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी बात आपने बोला। मैं भी सहारा हूँ, पवन सिंह की तकदीर नहीं हूँ। और एक बात बताइए, ठीक है, मैं अभी बोला ना, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने गुरूर आ जाता है, गाना है ना। मेरे कहने का मतलब है कि पवन सिंह को मैंने गीत दिया तो गीत तो हजारों लोगों को देता हूँ। पवन सिंह को मैंने फिल्में दी, बहुत लोगों को फिल्में दी। वो समय थी हमारी हस्ती, है ना। लेकिन
आदमी अपनी काबिलियत से अपना मकाम बनाता है, सहयोग बहुत लोगों का हो सकता है। कौन सा सीट पवन सिंह के लिए? देखिए, आरा, सारण, पहले तो एक बात बताए, मुझे इधर एक चंपारण, दंश झेलना पड़ रहा है। या वो बंगाल का जो आसनसोल है वो, या जहाँ पे पवन सिंह पैदा हुए हैं हावड़ा में 6 साल तक वहाँ पे रहे हैं वो, या बिहार का जो किशनगंज सीट है जो सबसे टफ है बीजेपी के लिए, वो कौन सा सीट? अभी आपको मैं बताया था। देखिए, पवन सिंह आज से 20 रोज पहले मुझे मिले इस मकसद से, हाँ, इस मकसद से। उन्होंने कहा, चाचा हमको आप 1 घंटे का समय दीजिए। बेटा 3 घंटे का समय ले लो, कहाँ ना बोलो। तो मेरे बहनोई साहब हैं, उनकी ऑफिस है अपनी, उनका उसी में ऑफिस में स्टूडियो भी है, उनका म्यूजिकल चैनल भी चलता है। तो पवन सिंह जी मैक्सिमम वहीं ठहरते हैं, क्योंकि उस ऑफिस के बगल में पवन सिंह का अपना मकान भी बन रहा है। और मेरे बहनोई साहब जो हैं दीपक सिंह जी, उनका व्यवसायिक काम भी देखते हैं। उन दोनों में बहुत घनिष्ठता है। हाँ, बहुत घनिष्ठता है। यूँ समझ लीजिए 2 जिगर 1 जान है वो लोग, इस तरह की बातें हैं। तो मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जी हों, चाहे रवि किशन जी हों, चाहे दिनेश जी हों, ये तीनों लोग बीजेपी के नहीं थे। जैसे मनोज तिवारी जी सपा से चुनाव लड़े जो बीजेपी के विरुद्ध, गोरखपुर से, जौनपुर से कांग्रेस से के रहे रवि किशन जी, और दिनेश लाल जी भी भले सामने आकर के कुछ नहीं कहे हो, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी के संपर्क में रहे हैं, उनका परिवार रहा है, ऐसी सूचना सबको है। किसी ने टिकट पाने के पहले बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन मैं बीजेपी से 2014 से जुड़ा हूं, जब माननीय अमित शाह जी ने ज्वाइन कराया। और मैं अब तक हेलीकॉप्टर से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हाँ, मैंने प्रचार प्रसार किया है। कितने बार? 87 बार। 87 जी। पैसा कितना लिए थे वो प्रचार? एको पैसा नहीं लिया। पवन सिंह बिना पैसा का बीजेपी जी, का प्रचार कोई बीजेपी का आदमी बता दे कि हम पैसा दिए हैं पवन सिंह को, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। फिर वो जब बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया, तो बीजेपी क्या हेमा मालिनी को पैसे देती है? क्या सनी देओल को पैसे देती है? क्या मनोज तिवारी को पैसे देती है? ये सभी स्टार है, तो पैसे नहीं देती है, और ये लोग पैसे लेते भी नहीं है। अब मुझे जहाँ तक जानकारी है, पवन सिंह ने पैसा नहीं लिया। अब पवन सिंह की इच्छा है कि जब ये लोग बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी का कोई प्रचार नहीं किए, तब इनको टिकट मिल सकती है। मतलब एकदम पवन सिंह आर पार के मूड में। तो पवन सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला? आर पार के मूड में एकदम। 2019 में उनको आसनसोल से लड़ाने का भी बात हुआ, जैसा पवन सिंह ने कहा, अब मैं भी जानता हूँ। हावड़ा जी। उसके बाद से पवन सिंह, माता पिताजी, पूरे परिवार में हावड़ा से लड़ाने की बात हुई थी, हाँ। लेकिन पता चला बाद में टिकट नहीं आए, टीवी देखते रह गए पवन सिंह। उनकी माँ को बहुत बुरा लगा। उनकी माँ ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अब पवन सिंह इस धरती पर अगर सबसे ज़्यादा किसी को मानते हैं तो उनकी माँ है। और माँ ने जब ऐसा कहा तो बेटे को क्या लगा होगा, आप खुद भी एक सुपुत्र है। इस बार बेटा जो है आर पार के मूड में है, एकदम आर पार के मूड में। बोला कि मुझे बीजेपी अगर टिकट देती है तो स्वागत है, मुझे मेरे घर में मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं किसी भी सीट से और किसी भी पार्टी से। नीतीश कुमार जी से काहे मिले थे? हाँ, अब बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी के मामले में तो थोड़ी बहुत बदनामी हो गई है हमारी, लेकिन सच्चाई ये है, मिलवाए आप ही थे। नहीं, वही तो सच्चाई बोल रहा हूँ। नहीं, सब लोग तो बोल रहे हैं। बोलने दीजिए। हाँ। मुझे किसी से चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लेना। हाँ। देखिए, मैं बड़ा ही आप ही की तरह निडर आदमी हूँ। मेरी कलम तो कोई नहीं। और मैंने पूरे बिहार में सबसे ज्यादा किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है पूरे बिहार में, तो वो आप है। नहीं, वो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई। तो नहीं, आप जो है जो सवाल होता है वो खुल के बोलते हैं, और ये कभी नहीं कहे हैं कि भाई सवाल क्या होगा, मुद्दा क्या होगा, ये कभी आपने नहीं कहा। इंटरव्यू 10 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, या 2 घंटे का भोजपुरी फिल्म होगा।
उसमें क्या हुआ कि हम माननीय विजय सिन्हा जी से मिलने गए थे उसको लेकर के। और विजय सिन्हा जी से मिलने के बाद हम लोग जैसे गेट के बाहर आए तो फोन आया। तो पवन बोले कि चचा बिना आपके मैं नहीं जाऊंगा उधर। तो हम कह रहे यार तो मुझे क्या प्रॉब्लम, जब हमारी पार्टी नीतीश कुमार से गलबहियां कर ली जब हमारी पार्टी, दर्द दिख रहा है दिल का, क्यों नहीं कहेंगे? हम कहेंगे अमित शाह जी लौरिया के भाषण में बोले, आप ही के विधानसभा में, सीट आप ही के विधानसभा जी में, मेरे विधानसभा में लौरिया हाँ, माननीय आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन कभी भी नहीं होगा। भीड़ थी 70,000 हाँ, और उस मंच पे मैं था, हाँ, मैं गवाह हूँ, मैं भी मौजूद था, याद है ना? जी फोन अभी किया। मौजूद हाँ। तो अब जब इतने बड़े बड़े नेता 50 बार नीतीश कुमार जी बोले होंगे, लेकिन राजनीति में क्या होता है, परमानेंट किसी का कोई न दोस्त होता है न किसी का कोई दुश्मन होता है। आजकल मैं सुनने लगा हूँ, नहीं तो मैं लोहिया जी के ज़माने में सुनता था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतज़ार नहीं करती है। हमने बहुत कुछ सीखा जयप्रकाश नारायण हाँ, से, कर्पूरी तो ठाकुर जी किसने से। मिलाया उनको? नहीं, उनको पवन सिंह जी को फोन नीतीश कुमार आया, जी से? मैं पवन सिंह एक ही गाड़ी में थे, हम गए। कहाँ से फोन आया था? एक अन्य मार्ग से आया था, नीतीश कुमार जी के माध्यम से आया था। नीतीश कुमार जी का माध्यम। फोन पे कौन बातचीत किया था? वही हरेंद्र जी हैं उनके यहाँ से बात हुई थी। हम्म। और मुझे लगता है नीतीश कुमार जी मन बना लिए हैं पवन सिंह को जो है चुनाव लड़ाने का। पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार जी उनको टिकट दे दे, ऐसा मुझे उनकी बातचीत से लगा एकदम 100%। लेकिन नीतीश कुमार जी की बातों को बड़े ही तरीके से, सादगी भाव से पवन सिंह ने कहा कि मेरी एक फिल्म है जिसमें प्रोड्यूसर की करोड़ों की लागत लगी हुई है, उस फिल्म में 5-6 दिन की शूटिंग बाकी है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे 8-10 दिन का समय चाहिए, 8-10 दिन के बाद मैं अपनी बात कहूँगा। पवन सिंह वहाँ से निकले। उसके बाद से बहुत सारे चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ हम तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं वही बताऊँ, वहाँ से पवन सिंह जब निकले तो मैं बोला बेटा प्रदेश कार्यालय चलना है। अच्छा चलिए। हम लोग वीकू भाई के पास आए प्रदेश कार्यालय में। वहाँ भी पवन सिंह ने कहा कि मैं 2014 से आपकी सेवा में हूँ, हमारे जितने भी स्टार भोजपुरी में जो हैं, जितने भी स्टार, चाहे वो विनय बिहारी, मैं पहला खाता खोलने वाला तो मैं हूँ। लेकिन स्टेज पे पवन सिंह का जो एक्टिविटीज रहता है, एग्रेशन रहता है, जो बातें रहती है, हालांकि वैसी बातें तो हम लोग भी करते हैं और अब हम लोगों ने सुधार किया है। पहले वैसी बातें मेरे मुंह से भी निकल जाती थी और शायद मेरा और उनका नेचर सेम है, जो अंदर है वो बाहर है। तो एक सांसद का प्रत्याशी होने के नाते, सांसद होने के नाते, क्या पवन सिंह अपने व्यवहार में कुछ बदलाव करेंगे? देखिए परिस्थितियाँ, खैर ये सवाल तो मुझे उनसे पूछना चाहिए था। नहीं, मैं बता दूंगा। देखिए इंसान परिस्थितियों का दास होता है, इंसान परिस्थितियों का दास होता है। यहाँ तो भगवान को भी वनवास होता है। तो परिस्थितियाँ जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शहर सिखावे कोतवाल, कितनी बात कह दी है। मेरे कहने का मतलब है माई के पेट से कोई सांसदी सीख के थोड़े आता है। नहीं, सांसदी क्या है? समाज सेवा है। पवन सिंह एक बात कहते हैं कि मैं अगर सांसद बनूंगा तो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा उन वृद्ध माता पिता पे होगा जिनके पुत्र और पुत्रवधू ने घर से निकाल दिया हो। ऐसा आज तक किसी नेता ने कहा है क्या? नहीं, आज तक किसी नेता ने कहा है क्या? अच्छा, पवन सिंह की ये शादी, अनेकों शादियाँ और ये जो पर्सनल विवाद, ये कहीं आड़े नहीं ना आएगा? देखिए एक चीज बताते हैं, जिंदगी झरने की तरह लड़ते झगड़ते बाहर निकलती है, ठीक है। मुजरिम न मुझको कहो दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बच गया उससे आना है। मतलब कि एकदम पवन सिंह की तरफ से ये बैटिंग कर रहे हैं, नहीं भूलेंगे, और फील्डिंग भी उन्हीं की तरफ से कर रहे हैं और बॉलिंग भी आप उन्हीं की तरफ से कर रहे हैं। एक चीज अच्छा, बातचीत क्या हुआ था पवन, जब आप दोनों गए अंदर मुख्यमंत्री जी से मिलने? मुख्यमंत्री जी ने बोला कि विनय बिहारी जी को और पवन सिंह जी को भेजिए। हाँ। जब आप लोग अंदर गए तो अंदर मतलब कि वो जो कान में फूका फूकी होता है, नहीं वो सब नहीं। तो क्या बातचीत हुई? देखिए
वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी बताया था। पवन सिंह आशीर्वाद लिए, गुलदस्ता दिए, बुके दिए, मैं भी शॉल दिया, उन्होंने मेरा भी हाल समाचार पूछा, फिर पवन जी का हाल एक सवाल पूछो बीच में, जो आपने सॉल दिया था वो सॉल कैसा था? सॉल की बात क्या करें, हम तो ये सोच के नहीं गए थे, हम तो माननीय बता दीजिए माननीय, क्योंकि जो अंदर है वो आप बाहर है। माननीय विजय सिन्हा जी ने जो सॉल मुझे उड़ाया, आपको उड़ाया, अब मेरे पास तो कोई सॉल था नहीं। हाँ। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं खाली हाथ क्यों जाऊं? हाँ। मैंने विजय सिन्हा जी जो मुझे दिए थे, हाँ। मैंने नीतीश बाबू को दे दिया। हाँ। क्या करूं? ये होता है, ये मतलब मजबूरी। देखिए इतना खुला हुआ आपको विधायक जो है बिहार में तो देखने को नहीं मिलेगा कि, और देखिए सारे सवालों का जो है अच्छे ढंग से जवाब दे रहे हैं। बात क्या हुआ था? बात हुई थी यही कि मतलब बातों का सार एक लाइन में समझ लीजिए, अगर पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहे तो उधर भी उनके लिए कहाँ से वो प्लान बनाया? ये सब नहीं बात है। अच्छा, आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम मुझे मालूम है मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मैं वैसा गेंद नहीं खेलता जो बाउंसर हो, मेरा कद छोटा हो। देखिए एक बात बता रहे हैं, नियम से अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का सबसे उत्तम उम्मीदवार मैं हूँ, और ये मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए मुझे अपने मुंह से, लेकिन कहना इसलिए पड़ता है कि 9 रो तो माई भी दूध नहीं पिलाती है। एक चीज बताइए, किसी मतलब सीट ताल ठोक दिया आप वाल्मीकि नगर से एकदम मेरे वीडियो के माध्यम से? हाँ। लेकिन मुझे मालूम है कि जब 2 पार्टियों की मित्रता पुनः हो गई और वो सीट जो है हमारे पूर्व सांसद क्यों कहेंगे, आप पूर्व सांसद भी कहेंगे, पूर्व सांसद परम आदरणीय बैजनाथ महतो जी के जो सुपुत्र हैं सुनील कुशवाहा जी, उनको तो पूर्व बना दिया आप आज। नहीं, पूर्व मैं उनके पिताजी की बात किया कि पूर्व सांसद बैजनाथ जी के सुपुत्र सुनील बाबू वर्तमान में सांसद हैं और गठबंधन हो गया, तो हम कैसे कहेंगे हमारी दावेदारी वैसी झूठी दावेदारी। अच्छा, सीओ वीडियो से आपका लफड़ा क्या रहता है, पंगा क्या रहता है? हमेशा लड़ते रहते हैं लोगों के लिए। देखिए एक बात, हमेशा वीडियो वायरल होता है, ऑडियो वायरल होता है। वीडियो साहब की उतनी शिकायत नहीं है, लेकिन सीओ साहब जो है उनकी इतनी शिकायत है। अब जैसे हमारे यहाँ एक बकुचिया है, बरसों का हिंदू मुसलमान का झगड़ा है ना, 50 लाख रुपया उसकी बाउंड्री के लिए, उसकी चारदीवारी के लिए 1 साल से पड़ा हुआ है। जमीन की पैमाइश कर देते तो जो संवेदक है उसको नुकसान नहीं होता। अच्छा, कमीशन वमीशन का लफड़ा नहीं ना? नहीं। संवेदक जैसे देखिए, संवेदक जो है वो भ्रष्टाचार आपके विधानसभा में कितना है, खुल के बताइएगा। देखिए, क्योंकि देखिए अगर सुनिए, अगर हम लोग भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे और आप ये बातें नहीं बताएंगे, आप अगर जो भी बोलेंगे जनता सब जानती है। हाँ, तो कितना है आपके विधानसभा में भ्रष्टाचार? ब्लॉक स्तर पे जो पीएससी है, अस्पताल है, ये सब चीजें। हाँ, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है अंचल जी। मानते हैं? मानता। ब्लॉक नहीं, ब्लॉक भी है नहीं, ब्लॉक शिकायत आता है आपके यहाँ से? मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें जो है बधी है और उसको हम और आप, राशन वितरण में भी बहुत सारा, मैं वही बता रहा हूँ, हम और आप चाह के भी उस सिस्टम को बहुत शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब आप मानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करना मुश्किल है? एकदम मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। कहाँ कहाँ मना करेंगे, कौन ईमानदार है? अच्छा, सरकार गिरा तो आप खुश हुए कि नहीं हुए? सरकार गिरा तो आप खुश हुए कि नहीं हुए? देखिए, सरकार गिरी, हमें खुशी भी हुई, हमें दुख भी हुआ। खुशी क्यों हुआ? खुशी इस बात की हुई कि 1.5 साल हम अपनी सरकार में जिस तरह से समाज की सेवा करना चाहें
हम कर सकते थे, कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार होगी तो जो भी मंत्री होंगे हमारे पक्ष के होंगे और हम उनसे अपने यहाँ का काम करवा सकते हैं, है ना। दुख इस बात का है, दुख इस बात की है हमारे पास कि आप ही से मैं पूछूं कि 5 साल के सिस्टम में अगर 3 बार 4 बार इधर का चीज उधर, उधर का चीज, कौन है दोषी इसके लिए? जनता है दोषी? जनता का है दोषी है, जनता तो कौन है बचपना दोषी? कौन नेता लोग हैं, कौन दोषी? नेता। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे मीडिया चैनलों में चलता है कि पलटू चाचा हैं, ये हैं, वो हैं, क्या कहना चाहते अच्छा एक बात बताइए, हम कहते हैं क्यों ये कानून नहीं बनना चाहिए कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी से अगर गठबंधन करे तो उसकी आयु 5 साल 5 साल क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो एकदम अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों जैसे नहीं होनी दल चाहिए? बदल का कानून लाया था जी, अटल बिहारी जी, वाजपेयी, जी। तो उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। जी, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी को नुकसान हुआ और अगली बार 2004 का चुनाव वो हार गए, दल बदल कानून लेकिन आ गया था और उससे जो है लोकतंत्र को मजबूती मिली। तो एक कानून और आना चाहिए कि अगर आप कानून तो बहुत आना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं कि विधायकी अगर सोशल वर्क है तो सैलरी क्यों है? नहीं, सैलरी होना चाहिए उसके पीछे, नहीं होना चाहिए। हम बता रहे हैं नहीं होना चाहिए। नहीं, उसको अगर नहीं, गाड़ी का तेल का, मोबिल हाँ, का जो भी टीएडी है हाँ, वो लीजिए, हाँ, हाँ। सैलरी नहीं ली। हाँ, अगर हम सैलरी कहते नहीं जर्मनी मिलेगा में- तो वो जो है करप्शन का रूप बन जाएगा। जैसे सिंगापुर में सबसे ज्यादा सैलरी दिया जाता है, अमेरिका में सैलरी दिया जाता है। और सैलरी नहीं मिलेगा तो फिर आपके दरवाजे पे चाय पीने वाले आएंगे, वो आपको उनको चाय नहीं पिला पाएंगे और अलग तरीके से ठेकेदार से पैसा लेंगे, कमीशन। ये नियम लगना चाहिए, ये नियम 4-5 चीजों पर बात ये नियम लगना चाहिए। सैलरी मिले ना मिले वो अलग चीज है, नियम ये लगना चाहिए कि कोई भी विधायक किसी भी प्रकार का कहीं भी कमीशन ना ले। और बिहार में कमीशन खोरी होता है, सब जगह है। विधायक लोग कमीशन लेते हैं कि सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है। कोई दूध का एक बार बोल दिए कि मुजरिम न मुझको कहो दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बच गया वो सियाने। आपकी एक बात बताते, धर्म कहता है ना, कि चोरी करने वाला अपराधी की श्रेणी में आता है। धर्म ये भी कहता है कि चोरी का माल अपने घर में रखने वाला अपराधी की श्रेणी में आता है। और धर्म ये भी कहता है कि चोर का पता और सामान कहाँ रखा हुआ है इसका पता अगर आपको मालूम है और आप चुप हैं तो आप भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। अगर ये बात सत्य है तो मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि यहाँ एक भी नेता ईमानदार नहीं है। पूरे बिहार में एक भी नेता नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आपको उस वर्ग से, उस बिरादरी से छांट दिया जाएगा। छट जाएंगे, हमारा कलम छीन लीजिएगा, हमारा गाना लिखना छोड़ दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? हमारा मैं अपने जिले में, सुनिए, मैं जितना कड़वा सवाल पूछ नहीं रहा हूं उससे ज्यादा कड़वा आप जवाब दे रहे हैं। पहले ऐसे व्यक्ति हैं, एकदम देंगे। मैं जिले में 9 विधायक हैं, लेकिन एकमात्र विधायक विनय बिहारी है जिसका बेटा IIT है। तो बाढ़े पुत पिता के धर्म में उपजे खेती अपने कर में, मैं अच्छा हूं, मेरे दोनों औलाद अच्छे हैं, मैं वो सब काम नहीं करता हूं। आज बता दीजिए, आप भी जिला के बगल के जिला से हैं आप। हम बगल से, एक ही जिला से हम लोग। आपका पश्चिमी चंपारण में ही आता है? हाँ। अच्छा, मैं आज तक समझता था कि आपका महनवा गांव जो पूर्वी चंपारण देखिए, अच्छा है, देख लीजिए इस बात की, हालांकि वो बॉर्डर है और वहां से जो है पूर्वी चंपारण शुरू होता है, ये बात सत्य है। वहीं से मेरे गांव से ही पूर्वी चंपारण शुरू हो जाता है ना। मतलब कि पूर्वी चंपारण वाला मेरा न्यूज चला था तो आप पूर्वी चंपारण में घुसा दिए थे। नहीं, मेरे गांव से ही पूर्वी चंपारण शुरू होता है और मेरा गांव पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का एकदम बॉर्डर है। अच्छा, हाँ। और कोई बोलता है कि जो मतलब हाँ, हम लोग का खेत वेत बहुत सारा चीज जो है पूर्वी चंपारण में, यही हमको जो मेरी जानकारी थी। चलिए, अच्छा हुआ कि घर पश्चिम चंपारण, घर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, खेत। मैं क्या बोला, देखिए, कुछ चीजें हैं जो सुधारने पड़ेंगे। ठीक है, बाबा साहब को मैं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग वहाँ पे आधा पे रह गए
जो आपने बात बोला उस बात से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग सकती है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, मेरी जिंदगी का अंजाम क्या होगा? जैसे जिला बदर होता है, मिनट। वैसे अगर वो लोग आपको जो है अपना विधायक बदर कर दिए, अपना सोसाइटी बदर कर दिए, विधानसभा बदर कर दिए, या इस चीज को हम काट दे, वीडियो में काट दे, काट दे के दिखा नहीं नहीं ना, आप दिखाइए, दिखा दे, दिखाइए। हाँ, कुछ मत काटिए, मैं अनकट दिखा दूं? नहीं, एकदम जो बातें हैं आप दिखाइए। मैंने कोई गलत नहीं कहा और ना मैं कोई बात वापिस लेता हूँ, नहीं। निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं इसीलिए डर नहीं है शायद से। क्या फर्क पड़ता? अच्छा एक बात बताइए, कभी तो भूत होना है। मैं आदरणीय मोदी जी की बात कहता हूँ, जिसका देश दीवाना है, मेरा गाना है ना, वह देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है, पवन सिंह गाए हैं, काफी पॉपुलर गाना है, मेरा ही लिखा। 2-4 लाइन याद है? वह देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है। अब पवन सिंह गाएंगे तो चलेगा, है ना। देखिए मेरा कहना यह है कि क्या होगा मेरा अंत। भाभी जी के लिए कितना संपत्ति आपने रखा है? भाभी जी के लिए, भाभी जी के लिए इतनी संपत्ति हमने गाना बजाना से कमा दिया है कि उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बच्चों के लिए, बच्चे इतने समझदार हैं कि तुलसीदास जी की वो पंक्ति ही बोल देता हूँ कि पूत कपूत तक का धन संचय, पूत सपूत तक का धन संचय। मेरे बेटे इतने अच्छे हैं कि उसको बाप की संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि बिहार के विधायक, सांसद, मंत्री जो हैं, उनके परिवार वाले अपना इलाज जो है बिहार के सरकारी अस्पताल में नहीं कराते हैं, किसी भी पार्टी का सरकार हो और किसी भी पार्टी का विधायक हो। उनके बच्चे जो है बिहार के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, क्यों? दुख की बात है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, और सरकार चाहे केंद्र क्या की आप हो। के पाठक से मिलेंगे? के पाठक जो, उनका काम मुझे पसंद है, मैं टू बी फ्रैंक बोलता हूँ। हाँ। लेकिन के पाठक ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पे कार्रवाई किया। हाँ। सिर्फ शिक्षकों पे कार्रवाई किया, जबकि शिक्षा में भ्रष्टाचार जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से शुरू होता है। ये बात सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं है? सत्य है। अगर मेरी जानकारी अगर गलत है तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। सत्य है। जिला में शिक्षा में भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से। और स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार शुरू होता है सुप्रिंटेंडेंट जी, जो सदर अस्पताल होता है, जिसके अंडर में उस जिला का सारा अस्पताल होता है। अभी के परिदृश्य में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड किया गया हो और किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड। अस्पताल में सस्पेंड होता है चपरासी, और शिक्षा विभाग में सस्पेंड होता है या तो टीचर या तो छोटे कर्मचारी जो होते हैं। सुप्रिंटेंडेंट जो बड़ा बड़ा माल जो है लेके बैठे हुए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी बड़ा बड़ा माल लेके बैठे हुए हैं। अब आते हैं ईडी सीबीआई पे। ईडी सीबीआई जो है अनेकों जगह पे रेड करता है। बिहार के किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी या सुप्रिंटेंडेंट के घर पे ईडी सीबीआई रेड क्यों नहीं किया? मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 10 सुप्रिंटेंडेंट और 10 जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पे ईडी सीबीआई का रेड पड़ जाए तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, इतना पैसा वहां से निकल जाएगा। इसमें क्या शक है? मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। उतना ही नहीं, शराबबंदी हो गई, लेकिन शराब बंद नहीं हुई। एक एक जो दारोगा हैं, जो आप पहले बातों पे कायम थे। पिछला इंटरव्यू जब मैंने लिया था, जब नीतीश जी और आपकी सरकार थी, तब भी आप शराबबंदी पे सवाल उठाए थे। जब नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार बनी, उस समय भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उस समय भी सवाल उठाए थे। और फिर नीतीश जी बीजेपी की सरकार बन गई, इस समय भी सवाल उठा रहे हैं। आपको एक बात, शराब चालू कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से चालू कर देना चाहिए। किस विधा में? जैसा महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, आप जो हैं 5 बजे से 8 बजे तक स्कूल टाइम नहीं रहता है। 5 बजे से 8 बजे तक शराब की बिक्री हो। दुकान जो अर्बन सोसाइटी है उसमें एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी 1 किलोमीटर हो, और रूरल एरिया में 1 किलोमीटर के बजाय 5 किलोमीटर हो एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी। और सिंपल फंडा रखिए, जो पी के पकड़ाए 5,000 का फाइन मारिए, जो पी के बड़बड़ाए मारपीट करे, गाड़ी चलाए, उस पर 10,000 का फाइन करिए। और जो बेचे अवैध तरीके से आपके नियम का उल्लंघन करते हुए, उस पर आप अपनी मनमानी जितना उस पर फाइन करना है वो आप सुनिश्चित कर लीजिए। जो हमारे कहने का मतलब है कि जब आपकी चौहद्दी में
शराब छलक रहा है। बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है जी, आप लोगों की सरकार आ गई है, कंट्रोल होगा? देखिए, क्राइम का स्वरूप को समझना पड़ेगा। क्राइम के नहीं, स्वरूप कंट्रोल होगा या नहीं समझ होगा? लीजिए, कंट्रोल होगा या नहीं होगा? कंट्रोल होगा और नहीं होगा तो फिर ये क्या जनता बिहार में पत्रकारों को सुरक्षा मिलेगा? मिलनी चाहिए, नहीं तो बेबाकी से कोई पत्रकारिता नहीं कर सकता। पत्रकारों के ऊपर जो है, मैं अपनी बातें छोड़ दे रहा हूँ, बिहार में मनीष कश्यप को भूल जाइए, मनीष कश्यप के अलावा ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे हुए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण चंपारण में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, गया, बांका, सारण, भोजपुर, हर जगह है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। जो पत्रकारों पे गलत एफआईआर हो रहा है, झूठा हो एफआईआर हो रहा है, क्या उसके लिए जो है एक नियम आएगा कि बिना जांच जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? हाँ, होना चाहिए। वह ये कानून तो प्रत्येक जनता पे होनी चाहिए, नहीं तो लइका बा लुधियाना, नाम आ गई थाना, जेल है जाना। हाय देखिए, और उसके बाद से जय साहब कटघरे में बोलते हैं तू तो निर्दोष है, तुम्हारा लोकेशन मोबाइल का तो लुधियाना बता रहा है। तो लड़का बोलता है कि जब हम रहनी लुधियाना तो नाम आ गई कैसे थाना, आ कैसे भइल जेल जाना, तो कल बाबा साहब से पूछना। नहीं, इसमें बाबा साहब की गलती नहीं है। बाबा साहब ने तो संविधान अच्छा बनाया था हम सभी के लिए, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं उसका मिसयूज जो है वर्तमान। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम कहते हैं कि कोई आदमी आवेदन दे देता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पूरे देश में झूठा एफआईआर कहाँ होता है, कौन से राज्य में होता है? बिहार में। सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य कौन सा है? अब ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन है? ये सब सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है? सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में। सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था जर्जर कहाँ का है? बिहार में। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर कहाँ? बिहार में। सरकार आप लोगों की आ चुकी है, क्या करेंगे? सब लोग सुधारेंगे मिल करके, लेकिन नहीं सुधारेंगे तो जनता है। आज जनता है, और हम जैसे पत्रकार अगर बोल देंगे तो आप लोग एनएसए लगा देते हैं। कुछ हो जाए, मैं बता रहा हूँ, जनता किसी अच्छा, की नहीं है। पत्रकार जब बोलता है तो एनएसए क्यों लगता है? आपको अच्छा जवाब मिलेगा। पत्रकार जब बोलता है तो एनएसए क्यों लगता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पिछले 20 साल में बिहार में किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए, शायद से मेरी जो जानकारी है वो नहीं लगा। अगर आपको जानकारी है तो आप बता दीजिए मुझे। नहीं, मेरी जानकारी उतनी नहीं है। जहाँ मेरी जानकारी होती वहाँ बहस करता हूँ, जहाँ जानकारी नहीं होती है मैं चुप हो जाता हूँ। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, ये बड़ा प्रोसेस है ना, और मैं उस जगह पे नहीं हूँ जो इस संदर्भ में बहुत कुछ बात बोल सकूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि जिस दिन पत्रकारिता विधायिका से डरने लगेगी, कार्यपालिका से डरने लगेगी, न्यायपालिका से डरने लगेगी, उस दिन ये चौथा स्तंभ अस्तित्व विहीन हो जाएगा। और जिस दिन अस्तित्व विहीन हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र की समाप्ति हो जाएगी। अच्छा, पत्रकारों का अक्सर प्रॉब्लम रहता है, समस्या रहता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, प्रिंट के हो या डिजिटल के हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार नहीं लेता है। इस वजह से वो खुल के लिख भी नहीं पाते हैं। उनके लिए कोई सुविधा सरकार नहीं देता है, जैसे पत्रकारों के लिए कुछ सुविधा हो, प्रेस क्लब हो हर जिला में, और उनके लिए इंश्योरेंस नहीं करता है सरकार। जैसे मान लीजिए समाज के लिए हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं, हम जवानों से तुलना पत्रकारों की नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सरकार जो है खड़ी रहती है कि चलिए ठीक है, जो भी है होगा, तो हम जो भी है, हम जवानों से तुलना नहीं कर रहे। हमारे बिहार पुलिस के जवान हैं, उनके लिए भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी सरकार खड़ी रहती है, थोड़ी बहुत तो खड़ी रहती है। जब हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, डिजिटल मीडिया को छाड़ दीजिए, ये नया मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बहुत से ऐसे ईमानदार पत्रकार हैं जो ईमानदारी से झोला उठा के जो है, गंदा कपड़ा पहन के जो है पत्रकारिता करते रहे, और कभी किसी गाड़ी के नीचे आ गए, कभी कुछ हो गया उनके साथ, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार ने आज तक नहीं ली है। और खासकर बिहार में तो ऐसा खूब हुआ है, शहाबुद्दीन से लेके, और वो बहुत सारा, अभी एक पत्रकार की हत्या अररिया में शायद से हो गई थी बहुत। तो उन पत्रकारों के लिए, डिजिटल का मैं पत्रकार हूं या यूट्यूबर हूं, जो भी, हमारा छाड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार किस प्रकार से लेगा? देखिए, क्या आप सदन में इसके लिए आवाज उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। सवाल लिख के देना पड़ेगा या सवाल आप खुद बना लेंगे? सवाल बना लेंगे, मैं उतना तो पढ़ा। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप जब सदन में जाए, जब भी बैठे,
कम से कम पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और मेरा डिजिटल वर्क भले छोड़ दीजिए आप, नहीं क्यों, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट, देखिए हमसे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के बहुत सारे पत्रकार मिले, बुजुर्ग, जिन्होंने मतलब कि जो हमसे बात करने के दौरान रोने लगे कि मनीष जी आपकी तो बात करती है दुनिया की, आप ईमानदार है, ये है वो है। हम लोग मतलब कि वैसे काम किए जिसको दुनिया भी नहीं जान पाई, मतलब कि नाम भी नहीं हो पाया, लेकिन उनकी तंगहाली आज भी इस प्रकार से है कि अगर आप देख लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। जिला के बड़े बड़े पत्रकार मुझे और पटना में बैठे बड़े बड़े पत्रकार, मुझे ऐसे पत्रकारों एकदम 100% ईमानदार, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में और प्रिंट में है, अब वृद्धावस्था में है, वृद्धावस्था में सीनियर पत्रकार है, वो लोग मिले, मैं ऐसे रोने लगे, मतलब आंखों में उनके आंसू, आंखों में मेरे आंसू। तो हम अपने लिए, अपने डिजिटल वर्क के लिए तो हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के जो हमारे रॉबिन हुड है, जो हमारे समाज को आईना दिखाते हैं, उनके लिए क्या विनय बिहारी सदन में बैठ के जो है सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? सवाल एकदम जाएगा, और मैं उस सवाल की फोटोकॉपी आप तक व्हाट्सएप कर दूंगा। सवाल की फोटोकॉपी नहीं, वीडियो चाहिए मुझे। वीडियो, आप भी समझदार आदमी है, एक बात बताइए, मेरा सवाल जिस दिन आए और उस दिन पक्ष विपक्ष में हंगामा हो जाए और हंगामे के उसके बीच में भी विनय बिहारी को खड़ा होकर जो है पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी का अवसर मिलेगा तब एकदम बिल्कुल मिलेगा। इतना काबिल विनय बिहारी हैं, वो हमें भरोसा है। मैं वो नहीं बोला, अवसर की बात की। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सवालात डालते हैं। नहीं, मुझे पता है कि विनय बिहारी जी इतने काबिल हैं कि वो पत्रकारों के लिए सवाल उठा भी सकते हैं, उन्हें अवसर भी मिल सकता है और बातों को दूर तक पहुंचा सकते हैं, और वहां का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है पत्रकारों को मिल भी सकता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपकी बात को सहज तरीके से बोल देता हूँ कि मैं प्रश्न डाला तो ये सोच के डाला कि मुझे बोलने का अवसर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, हो गया हंगामा, अब बिहार में अगले दिन फिर प्रश्न डालिए, अगले दिन प्रश्न नहीं डलाए पर हम लोग नहीं है उसके अंदर, तो नहीं पता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं डाल पाएंगे प्रश्नों को। विधानसभा चलने के पहले या तो फिर शून्यकाल में ले जाएंगे। कोई सूचना जो है, हम विधायकों को एक ही शून्यकाल का अवसर है जो हम रोज चाहे तो उठा सकते हैं, लेकिन शून्यकाल भी चलेगा तब ना, बाधित हो जाएगा तो मैं पढ़ कैसे पाऊंगा? मैं तो लिखूंगा, लेकिन मैं इसलिए बोला हम भरोसा करें या ना करें। नहीं, आप 100% भरोसा करें, आपका सवाल जाएगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के, खासकर प्रिंट मीडिया के, तंगहाल में जिंदगी जी रहे हैं। वो अपने बच्चों का फीस तक नहीं भर पाते हैं, इतने ईमानदार पत्रकार हैं बिहार में। लोग बोलता है ना मनीष कश्यप, अरे मनीष कश्यप से भी बड़े बड़े ईमानदार पत्रकार हैं। आपकी उम्र जितनी है उतनी उम्र उनकी पत्रकारिता और उससे ज्यादा उनकी ईमानदारी। जी तो वैसे रॉबिन हुड की सुरक्षा की जिम्मेवारी, उनके दर्द को बांटने की जिम्मेवारी हम सबको उठानी चाहिए कि नहीं? एकदम उठानी। उन्हें इतना खुशी मिलेगा ना अगर कोई विधायक जो है उन लोगों के लिए आवाज उठाएगा। आपको एकदम मैं उठाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा प्रश्न जब आए तो हंगामा ना हो और हंगामे की बलि वेदी पे प्रश्न दब न जाए, है ना। अगर दब गया तो मैं शून्यकाल में लेके आऊंगा, लेकिन आपको वीडियो भी दूंगा, मैं बोलूंगा वो भी आपको मिलेगा। इंटरव्यू थोड़ा बड़ा है तो एक छोटा सा ब्रेक लिए थे हम लोग, और ब्रेक के बाद जो है ये जिस फील्ड से उठे हैं यानी सिंगिंग फील्ड से, उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि ये तो लिखते बहुत कमाल के हैं, गाना हो या फिल्म, लेकिन गुनगुनाते भी हैं। और ये नॉर्मल सा रूम है और एक छोटा सा माइक है, वो स्टूडियो वाला माइक तो है नहीं, फिर भी जो है इनको जो है मैंने रिक्वेस्ट किया और ये जो है अपना जो है पोथी पथरा लेके बैठ गए हैं और ये बैठे बैठे गाना लिख देते हैं। 22,000 गाना लिखने वाले व्यक्ति जो है हमारे साथ हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे है, अगर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो एक गाना जो है राम पे सुना देते। राम पे? हाँ, अच्छा ठीक है, राम पे गाना सुना देते हैं। हाँ, देखिए ये सब लिखते रहते हैं और राइटिंग भी आपका खूबसूरत है। पहले राइटिंग दिखा देते हैं, देखिए मतलब कि मल्टी टैलेंटेड ऐसे ही लोग होते हैं, देख लीजिए। राइटिंग भी खूबसूरत, व्यक्ति भी खूबसूरत, गायक है, फिल्म लिखते हैं, विधायक बन गए, गॉड फादर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचाई पे लेके जाने वाले हैं। तो सुना दीजिए।
मंदिर बना दिया मोदी ने, ऐसा अपना धर्म निभाया, हुआ सनातन का सर ऊंचा, हर्षित हो गई सबकी काया। सूरज चंदा धरती अंबर पवन बसंती ने यह गाया, ताला तंबू से आजादी प्रभु राम जी ने है पाई। अब पवन सिंह ने गाया था क्या? हाँ। हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, अब तो सज गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए, अब तो सज गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए। अब तो गाने को तो पवन सिंह गाए हैं, मैं तो गायक हूँ नहीं इतना बड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी आपका सुर पवन ताल सिंह का और भी गाना बहुत अच्छा है जो आपने लिखा है, एक सुना मैंने दीजिए। लिखा है। लिखा तो आपने अनेकों हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बहुत 22,000 सारे में गाने याद ही लिखे। नहीं होगा कि कौन सा गाए कौन सा नहीं गाए। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में ले अइले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। अच्छा, भाभी जी के लिए कभी गाना वाना गाते हैं कि नहीं? भाभी जी के लिए, भाभी जी है मगही। हाँ। हालांकि अभी भोजपुरी लव मैरिज है? लव मैरिज अरेंज मैरिज सब कह लीजिए, सब कह लीजिए। हाँ, दोनों है। दोनों है। हाँ, तो उनके लिए कभी गाना गाए कि नहीं आप? उनका टेस्ट मतलब बहुत ऊपर का है। पहली बार जब मिले होंगे तो गाए तो होंगे, कुछ तो गाए होंगे, कुछ तो गुनगुनाए होंगे। जब लव है तो उस समय एक गाना था, वो जिनके नाम से मैं प्रभावित होकर अपना नाम बिहारी किया, एसएच बिहारी, प्यार झुकता नहीं फिल्म उस समय बहुत पॉपुलर फिल्म थी। उसमें एक गाना था, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मगर दिल की धड़कन सुनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। हम लोग अब इस पे आ गए तो थोड़ा सा एक विधायक जी की प्रेम कहानी भी जान लेते हैं। पूर्व मंत्री जी और वर्तमान में मेरे बगल में बैठे हैं, क्या पता कि अगला दिन जो है मंत्रिमंडल में आप घुस जाए। तो एक मंत्री जी की कहानी, प्रेम कहानी, एक विधायक जी की प्रेम कहानी, एक हीरो की प्रेम कहानी, मतलब चूंकि आप फिल्मों में हीरो भी बन चुके हैं, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिक्स राइटर, सिंगर की प्रेम कहानी, आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरू हुई थी। एक बात बता रहे हैं, प्रेम कहानी की बात आप जब पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो देखिए मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा, हालांकि फर्स्ट डिवीजन से। राइटिंग तो आपका कमाल का है। नहीं, मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएट फर्स्ट डिवीजन, एमए किया हूँ पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। एक होता है मैंने 90% हर, मैं 60, 61, 62 यही में रह गया। तो क्यों रह गया? तो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन समय नहीं निकाल पाता पढ़ने के लिए। अब इसी सब चीज़ों में रह जाते थे। 1988 में मेरा पहला कैसेट आया, चंपारण के बाबू। और अच्छा, ये सारा गाना लिखने से पहले ओम लिखते हैं आप? जी, मैं बिना भगवान के कुछ नहीं। हाँ, कितना देर में एक गाना लिख देते हैं? मैक्सिमम आधा घंटा। मैक्सिमम आधा? हाँ, ठीक है, आप प्रेम कहानी पे शुरू हो जाए। मैं इंटर किया मुजफ्फरपुर से, और उस समय में 1988 में गायक हो गया। मेरे कैसेट्स आ गए, चला चला शादी करे, एक कैसेट आए, एक चंपारण के बाबू। दोनों कैसेट बहुत पॉपुलर हुए, और मेरे पिताजी ने बड़ी मार मारा मुझे, इतना मार मारा कि पैंट में सुसु कर दिए। एक विधायक जी
जिनके पिताजी इतना मारे, सोच लीजिए, हम लोगों के भी मारते हैं लेकिन हम लोग बताने में शर्माते हैं। हम भी मार खाए हैं, बहुत मार खाए हैं। और आप तो फर्स्ट डिवीजन से बहुत सारे क्लास में, तो मुझे सेकंड डिवीजन, और बहुत सारे सब्जेक्ट में तो मेरा इंजीनियरिंग में मैं बहुत बार फेल हो गया। बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हुआ। मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, इंटर में फर्स्ट डिवीजन, नहीं वहां पे मैं फेल नहीं हुआ, में फर्स्ट डिवीजन, वहां पे पास हो गया। बट वहीं 60%, 61%, 62% ऐसे ही रहा। पिताजी मेरे चाहते थे कि मैं आईपीएस बनूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई आईएएस हैं। तो बड़े भाई की पढ़ाई देखते हुए, तो बड़े भाई को गाना बजाना से कोई शौक नहीं, खेल कूद में था। अब बड़े भाई बहुत पढ़ते थे, मैंने उनकी पढ़ाई देखा। मैं कभी खाना नहीं रहता था तो दाल पी के चले जाते थे, तो उनका स्ट्रगल मैंने देखा है। बट मेरा शुरू से ही गाना बजाना। प्यार कब हुआ? प्यार तो ही बता नहीं, 1989 88 में गाना आया, कैसेट आया, उसके बाद पिटाई लगी। हाँ पिटाई लगी, फिर पेशाब हुआ। 89 में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। हाँ, इंटर हाँ। आ गए मतलब इंटर से पहले ही गाना आ गया था? हाँ, इंटर में थे। हाँ। आईडीएस कॉलेज में पढ़ते थे, रामदयालु सिंह कॉलेज में। उसके बाद से उस समय मतलब कि ग्रेजुएशन के लिए पटना आ गए। पटना आए तो मेरा नंबर था वहीं 61%। बोला अरे तो 61% में या पटना कॉलेज तो एडमिशन होगा, कहाँ घूम रहे हो? तो हम कहे कि जे नहीं होगा, हमको पटना पढ़ना है। अरे पटना जा, बेतिया मोतिहारी नाम लिखा लेना। तो फिर जो साथी एक थे हमारे बेतिया जिला के, उन्होंने राय दिया तू गाना गावला नंबर दे, तो एमे बा फाइन आर्ट कोटा के 6 गो सीट बा, 3 गो खेल कूद से बा, 3 गो गाना बजाना से बा। हम कहे ओका फार्म के नहीं मिली, तो जो ना काउंटर ऑफ मिल जाए। तो गए काउंटर से लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, फाइन आर्ट में गाना वाना गाए, मस्त गाना गाए ना, सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया, अब रहने की जगह। तो मेरे गांव के 2 पंडित जी, वो महात्मा गांधी नगर पटना में रहते थे, उसी मकान में जिस मकान में मेरा ससुराल है। हाँ, तो तभी बैचलर लोगों को नहीं मिलता है फ्लैट। समझ में आया। ये देखिए, ये विधायक जी क्या गुल खिलाए हैं। प्रेम मतलब कि इनका प्रेम प्रसंग कितना मतलब कमाल का है। हाँ, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से वहाँ जब रहने लगे, हाँ, तो हमारे ससुराल के लोग जानते थे कि यो पंडित जी है। हाँ। तो 2 पंडित जी थे, ओझा जी थे। हमारा नाम विनय बिहारी। अब वो सिंह लगा नहीं कि सिंह पता चले। तो गाना तो कमाल का गाते थे। तो गाते लिखते थे और बहुत पॉपुलर हो गए। पटना आते 1991 से बहुत पॉपुलैरिटी हो गई हमारी। हाँ, मैं एक साथ 15-15, 20-20 सिंगरों के गाने लिखने लगा। तो मेरे ससुराल में जब उन लोगों को पता चला कि ये राजपूत हैं, नहीं, प्रेम कब हुआ? वही तो बता रहा हूँ। जब उन लोगों को पता चला राजपूत हैं, तो वो लोग अब शादी वादी के हिसाब से मुझे मतलब व्यवहार देने लगे। ओ मतलब वो लोग राजपूत थे? हाँ, वो लोग राजपूत थे। हाँ। उसके बाद से मगध के थे? हाँ, मगध मतलब कि पुनपुन अकौना गांव है, लेकिन पटना में मेरे ससुर जी बाढ़ स्टेशन मास्टर थे, रेलवे स्टेशन। तो पटना में घर बनाए हुए हैं, अभी भी घर है पटना में, अपना घर है उन लोगों का, उसी में हम लोग रेंटर थे। बाद में मतलब अब ये कह लीजिए कि एक साथ मिलते जुलते रहने से मुझे एक नहीं कहा जाता है कि एक दिल में एक बात आ गई कि यार ये लोग बहुत मानते हैं, शादी उदी करेगा क्या हमारा, है ना। और पंडित जी जो हमारे साथ रहते थे। अच्छा, ससुर जी मानते थे, सासू माँ मानती थी, मैंने ये भाभी जी का क्या वो रिएक्शन था आपके प्रति, क्या बिहेवियर था? अब ये गाना है ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, हो जाता है। हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन मिलते जुलते रहने से ऐसा लगा कि। शादी कब हुई आपकी? शादी 1997 में। मैंने
हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब मेरी मैडम का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं मैडम को पसंद करता। मैडम से भी, नहीं, भाभी जी से भी पूछ लेंगे कभी। देखिए मैं वो बात कभी नहीं कहूँगा जो मेरे बस की नहीं है। अब आपके मन में क्या चल रहा है, अब इसको मैं अपने मुखार बिंदु से कहूँ, मैं अपने मुंह से बोलूँ, ये मुझे शोभा भी नहीं देगा। पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। उनके मन में क्या था मुझे नहीं मालूम, मेरे मन में था। फिर मतलब उनके पिताजी मेरे पिताजी के पास पहुंच गए और मेरे पिताजी भी बेबाक बोलने वाले आदमी। हमारे ससुर जी ने कह दिया कि मेरी लड़की को आपका लड़का पसंद करता है, तो बोले तो ब्याह कर दीजिए, हमारे पास क्या करने आए, ब्याह कर दीजिए। ऐसा बात बोले पिताजी? हाँ, तब ब्याह कर दीजिए, तब हम वैसे ब्याह थोड़े करेंगे, हम चाहते हैं आप और बारात लेकर के आए। तो हमारे पिताजी बोले आए पंडित जी को बुलाओ जी। तो पंडित जी आए, देखिए दिन देखिए। बोले कि आप कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं करना है, वो ब्याह करना चाह रहा है ना। तो हाँ, तो दिन उतराइए। तो 4 जून का दिन उतर गया, है ना। फिर हमारे पिताजी हमको बोले कि तोर शादी तय कर दे हैं। अच्छा, हमको नहीं मालूम था कि हमारे ससुर दोनों दोनों लोग मिले, हाँ दोनों गार्जियन। फिर धूमधाम से शादी हुई। हमारे ससुर जी मैंने हमारे ससुराल वालों ने दहेज कितना लिया? दहेज नहीं लिया। अपने बेटों में भी दहेज नहीं लूंगा। नहीं लीजिएगा? नहीं, एकदम गारंटी? नहीं, गारंटी 100%। अगर लीजिएगा तो हम लोगों का सवाल कैमरा नहीं पहुंच जाएगा, आप सूली चढ़ा दीजिएगा। हाँ, पता चल जाए आपको तो। हाँ, मुझे कह तो दिए। लेकिन एक चीज है, एक कड़वा है सवाल। आप दहेज नहीं लेंगे, ये बात सत्य है, लेकिन बहुत बड़े परिवार में शादी कर देंगे तो ऐसे ही ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो क्या गरीब परिवार में शादी करेंगे? अब एक चीज बता रहे हैं, देखिए दोस्ती और दुश्मनी, रिश्ते, ये कुछ ऐसे चीज है ऊपर से तय होता है। ऊपर से भी तय होता है, नीचे से भी तय होता है। नहीं, नीचे से तय नहीं करना है, ऊपर से भी तय होता है। और मेरी सोच है, हो सकता है मेरी सोच से सबकी सोच न मिले। दोस्ती दुश्मनी का लेवल एक होनो तो मज़ा आता है, नहीं तो वही हाल है कि मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देता है, दो तरफा हो तो मज़ा देता है। मेरे कहने का मतलब, मैं बहुत गरीब घर से किसी लड़की को ले आऊँ, बहुत पढ़ी लिखी ना लेके आऊँ, और मेरा लड़का IIT मसूरी से पढ़ा है। मैंने अपने बच्चों को कभी छोटे स्कूल से नहीं पढ़ाया, क्योंकि छोटे स्कूल की स्थिति मैं देख रहा हूँ। और उस समय तो मैं विधायक भी नहीं था, मैं तो सिर्फ कलाकार था जिस समय मेरे बच्चे मसूरी गए, है ना। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था। बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा? देखिए, जैसे सुदृढ़ किया जाना हो, किया जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि जहाँ की शिक्षा नहीं सुधरेगी और जहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम नहीं सुधरेगा, वहाँ हम उत्तम विचार और उत्तम शरीर की कामना नहीं कर सकते। बिहार के बड़े सरकारी अधिकारियों के ऊपर ED और CBI का छापा पड़ना चाहिए कि नहीं? एकदम पढ़ना चाहिए, काहे नहीं पढ़ना चाहिए, दरोगा तक को पढ़ना चाहिए। नहीं, वो तो बेचारे, वो तो जो बड़े लेवल के हैं। अरे महाराज, एक एक दरोगा के पास 10-10 करोड़ का मकान है। लेकिन अगर एक दरोगा के पास 10 करोड़ का मकान है तो उससे बड़े लेवल के लोगों के पास 100-100 करोड़ का है। हम कहाँ कह रहे नहीं है, हम तो कह रहे हैं सब नेता झाड़ने से तो कोई फायदा होगा नहीं, जड़ में जो है वो कानून सबके लिए। ऐसा नहीं कि कानून जो अलग, नहीं तो वो तो हर बार जो है यही होता है, दरोगा और उसके नीचे के लेवल के अधिकारियों पे जो है गाज गिरता है। आप चले जाइए तो D ग्रेड के कर्मचारियों को, जो ग्रुप D के कर्मचारी होते हैं अस्पतालों में, शिक्षा विभाग में, उन पे गाज गिर जाता है। मैं क्या बोला, जो A और B, किसी दरोगा से मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं वो नहीं बोला हूँ, मेरी भावनाओं को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो D ग्रेड हो, C ग्रेड हो, B ग्रेड हो, A ग्रेड हो, कानून सबके लिए बने। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति सामने आता है या लगता है कि हाँ इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके बिहार के लोगों के लिए 4 लाइन आखिरी में कुछ भी कह दीजिए, गुनगुना दीजिए। 4 लाइन आप चौपाई भी बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाते हैं, कुछ भी सुनाइए आखिरी में। हर समंदर के किनारे झाग नहीं होता, हर सपना आग नहीं होता, और दुनिया तो किसी के दामन पे उंगली उठा देती है, लेकिन हर दामन में दाग
नहीं नहीं होता। बस विनय बिहारी जी की ये सारी बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और व्यक्ति के साथ किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए जय हिंद।